जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे सोनिया नरूला आंटी को। आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। और मंदिर की तरफ से जो भी जूम सेवादार हैं उनको जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी आपका। आप अपना शुक्राना करने के लिए बार बार मुझना चीज को चुनते हो, उसके लिए कोटान कोटान शुक्राना आपका। और गुरु जी पूरा जीवन आपके इसी शुक्राने में बीते, बस ऐसी ही कामना है मेरी। और जीवन आपने दिया है, श्वास आपके दिए हुए हैं, सब कुछ आपका दिया हुआ है। तो यूनिवर्स में कोई भी ऐसे वर्ड्स नहीं है कि मैं आपका शुक्राना कर सकूं। जो कुछ आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और आपने आपने ये सेवा दी है, आप ही मुझे ये इतनी सुमति दो कि मैं आपकी सेवा आपके तरीके से निभा सकूं। और संगत जो भी सुन रही है उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले, क्योंकि आप ही कहते हो सत्संग करन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण। एक इस सत्संग को गुरु जी की दया से बहुत सारे लोगों का कल्याण होता है, और हर बार जितनी बार सेम सत्संग शेयर किया जाता है और हर बार कल्याण होता है, मेरा भी, जो करता है उसका भी, और जो सुनता है उसका भी। गुरु जी अब मुझे आज्ञा दीजिए कि आपके साथ जो मेरी जर्नी इस जन्म की है मैं उसको शेयर कर सकूं। संगत जी, मैं अपनी जो जर्नी है गुरु जी की उसको कुछ पार्ट्स में शेयर करूंगी ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊं कि गुरु जी ने कैसे कैसे मुझे ब्लेस किया, कैसे कैसे मेरी फैमिली को ब्लेस किया। और अब मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। मैं बिलोंग करती हूँ एक सिख फैमिली से, जिसमें जैसे सबको ही पता है कि सिख फैमिलीज में गुरु ग्रंथ साहब जी को से ऊपर नहीं किसी को माना जाता। और मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, स्पिरिचुअल थी गुरु जी की दया से, और जन्मों जन्मों से गुरु जी के चरणों में हमारा नाता है, तभी हम आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन इस जन्म में जो मेरी गुरु जी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई वो 2003 में हुई। उससे पहले मैं कुछ बातें अपने बारे में बताना चाहूंगी। 1992 में मेरी मैरिज एक बहुत अच्छी रेप्यूटेड सिख फैमिली में हुई, और 1993 में विदाउट एनी कॉज मुझे डाइजेशन इशू स्टार्ट हुए। जबकि जब मेरी मैरिज हुई थी, हम टोटली हेल्दी प्रॉपर जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है, लेकिन कुछ डाइजेशन इशू स्टार्ट हुए। तो मुझे, मेरे पेरेंट्स को और मेरे इन-लॉज को लगा कि नॉर्मल है, डायरिया वगैरह कुछ उल्टा सीधा खाया गया होगा। तो 10 दिन तक हमने एंटीबायोटिक्स ली, नहीं फर्क पड़ा। उसके बाद वही एंटीबायोटिक्स कुछ और टाइम तक बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे इसी चीज को 2 से 3 महीने निकल गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जबकि अभी मेरी शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। तो उन्हीं जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं उन्होंने हमें गंगाराम में डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए बोला, क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादा हो रही थी। जब मेरे टेस्ट हुए तो डॉक्टर्स को भी बिलीव नहीं हुआ कि मैं वेट लॉस तो कर ही चुकी थी, एटलीस्ट 7 to 8 kg। मेरा हीमोग्लोबिन भी 6 ग्राम था। इन बिटवीन ना तो मुझे कोई ब्लीडिंग हुई थी और ना ही मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई थी। तो डॉक्टर्स के लिए बड़ा शॉकिंग था। लेकिन एनी हाउ उन्होंने अपना बोला कि आपको शायद मेंटल स्ट्रेस है, ये है वो है, तो इस वजह से आपकी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। उन्होंने कुछ ना दिया तो कभी मेंटली रिलैक्सेशन की मेडिसिन दे दी, फिर एंटीबायोटिक की। उस दिन से जो मेरा मेडिसिन से पीछा चला, जो मेरा साथ चला, वो बहुत लंबे समय तक चला, जब तक मैं गुरुजी की शरण में फिजिकली पहुंची नहीं। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने पहले एंटीबायोटिक्स दिए, उससे फर्क नहीं पड़ता था, तो उन्होंने मुझे स्टेरॉइड्स पे डाल दिया। पहले ओरल स्टेरॉइड्स दिए, उससे नहीं फर्क पड़ा, उन्होंने मुझे स्टेरॉइड्स इंजेक्शंस देने स्टार्ट कर दिए। जब उससे नहीं फर्क पड़ा तो कुछ ना कुछ, मतलब वो अपने एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, लेकिन मुझे किसी चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे खाना पीना मेरा बिल्कुल छूट गया था। जस्ट मैं बॉयल उस पे थी, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, राइस का पानी, दाल का पानी, लाइक दिस, क्योंकि और इसके अलावा मैं कुछ नहीं खा पी पाती थी। तो मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा दुख था कि एक अच्छा भला बच्चा बैठे बिठाए इतना बीमार हो गया, इसको हुआ क्या। लेकिन कोई भी उसका जो रीजन है फाइंड नहीं कर पा रहा था। ये ऊपर वाले को ही पता था वो क्या है क्या नहीं।
इसी चलते, बीमारी के चलते चलते 92 में, जैसे मैंने बोला, मेरी मैरिज हुई थी। 1995 में मुझे बेबी बॉय से ब्लेस किया बाबा जी ने, और 1996 में बेबी गर्ल। लेकिन वो बीमारी ऐसे ही चलती जा रही थी। जो मुझे बेटा भी ब्लेस हुआ वो भी चाइल्डहुड अस्थमेटिक था। उसको भी सिवियर अस्थमेटिक था चाइल्डहुड, मतलब बाय बर्थ ही वो अस्थमेटिक था, उसको लंग्स में कुछ दिक्कत थी। अब धीरे धीरे ये तो जो चल रहा था चल ही रहा था, साथ साथ मुझे क्या हुआ, मेरी फैमिली में जॉइंट फैमिली थी हम लोगों की, उसमें प्रॉपर्टी इश्यूज और फैमिली में और भी बहुत सारे इश्यूज स्टार्ट हो गए जो अनबियरेबल था। एक मैं वैसे बीमार, एक बच्चे दोनों छोटे थे, एक जो बेटा था वो भी बीमार रहता था, और इन बिटवीन अंकल को भी वो फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से और एक हार्ट स्ट्रोक हुआ। लेकिन बाबा जी ने दया की कि वो उससे निकल आए, लेकिन अब उनकी भी हार्ट की मेडिसिन शुरू हो गई थी। मतलब लाइफ ऐसे हो गई थी जैसे हम बुरी तरह से ट्रैप थे, बहुत बुरी तरह से। इन बिटवीन 2001 से हमें गुरुजी का कॉल आना स्टार्ट हो गया था। मेरे एक फ्रेंड जाते थे, तो जैसे ही मैं अपनी वो मेरी प्रॉब्लम सुनी उन्होंने, तो उन्होंने मुझे कहा मैं एक गुरुजी को जाननी है, तुसी भी चल लो। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला कि सिख फैमिली है, हम गुरु ग्रंथ साहब जी के अलावा किसी भी देहधारी गुरु को मानना मुझे मेरे मतलब कॉन्शियस ने अलाउ नहीं किया, या मेरी फैमिली सर्कमस्टेंसेस ने अलाउ नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे कंडीशन बहुत वर्स्ट होती जा रही थी, बहुत वर्स्ट। कि एक दिन ऐसा आया कि मैं और मेरे मम्मा गुरुद्वारे से वापस आ रहे थे। मेरे मम्मा मेरे लिए बहुत प्रेयर करते थे, गुरुद्वारों में अखंड पाठ साहब रखवाते थे। तो मेरे वही फ्रेंड मिले जो 2001-2002 से मुझे कह रहे थे कि आप गुरुजी के चलो, मैं आपको लेके जाती हूँ। 2003 आ चुका था। तो वो जब मुझे मिले ऐसे ही, तो उन्होंने, मैं इतनी ज्यादा मेरी हालत खराब हो चुकी थी, उन्होंने मेरे सामने से मुझे पहचाना ही नहीं। उन्होंने कहा, आंटी सोनिया दा की हाल? वो मम्मी कहते यही तो खड़ी है। तो वो कहते तू मर जाएंगे, तेरे बच्चे कौन देखेगा? और यही मैं प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, इतनी उम्र दे दो कि बच्चे बहुत छोटे हैं, कि मैं इनको इनकी अपब्रिंगिंग कर पाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि मदर के बिना बच्चों का कोई हाल नहीं होता। अब उस दिन थर्सडे था 2003 की, जिस दिन मुझे वो आंटी मिले, तो उन्होंने मुझे कहा मुझे कुछ नहीं पता, आज तुम मेरे साथ गुरुजी के चल रही हो। अब मरता क्या ना करता, सब तरफ से हार चुकी थी। कोई दुनिया का ऐसा गुरुद्वारा, मंदिर, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां मैंने, मेरे पेरेंट्स ने नाक ना रगड़ी हो। लेकिन हमें कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 1993 से लेके 2003 आ चुका था, और मेरी हालत आई गई हो गई थी, ऑलमोस्ट डॉक्टर्स की तरह से जवाब था। इन बिटवीन थोड़ा मैं स्किप कर गई, सॉरी। 2002 में जब मेरे टेस्ट दोबारा से सारे हुए, तो डॉक्टर्स ने मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस बता दिया था, जो मेरा उसमें आया था कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है। इट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल डिजीज इंटेस्टाइन्स की। जो भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, मेरी इसको सुन रहे होंगे, तो उनको पता है ये जो बीमारी है ये कैसी होती है, और इनके पेशेंट्स की लाइफ कैसी होती है। अब मरता क्या ना करता, सब तरफ से फंसी हुई थी। उस दिन मैंने गुरुजी के जाना मान लिया, या गुरुजी ने मुझे जबरदस्ती बुला लिया, कि उन्होंने उस दिन मेरा कुछ कल्याण था, बहुत बड़ा कल्याण था मेरे लिए। उस दिन हम शाम को गुरुजी के गए, पूरे रास्ते वो मेरे से गुरुजी की महिमा करते गए, मैं हाँ हूँ, और मुझे नहीं पता, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई मुझे मतलब जबरदस्ती खींच के लेके जा रहा है, क्योंकि मैं इतना हार चुकी थी, इतनी हताश थी जिंदगी से। मुझे लग ही नहीं रहा था कि कभी अब मैं ठीक हो भी पाऊंगी। जैसे ही हमने एम्पायर एस्टेट छोटे मंदिर में एंटर किया, वेरी 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 डिवाइन हो रहा, कि मैं उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। जब मैं गई बिल्कुल हताश निराश सी, लेकिन जैसे ही मैंने एंटर किया, मेरा ऑरा, मेरी वाइब्स चेंज होनी शुरू हो गई। अंदर गए तो भाई हरबंस सिंह जगाधी वालो जी का शब्द लगा हुआ था, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। गुरु जी की दया से बिल्कुल गुरु जी के पास ही स्थान मिल गया। मैंने अपनी जगह पे बैठी, चाय प्रसाद आया, मैंने चाय प्रसाद लिया, आंखें बंद। गुरुजी को देखना चाह के भी मैं उनकी तरफ देख नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि उनके मुख पे इतना तेज था, इतना तेज था, एक मेरे जैसे आम इंसान के लिए उस ऑरा को देखते ही आंखें, ऐसे लगता था कि आपने सूरज की तरफ आंखें कर दी और आंखें बंद हो गई। आंखें बंद है, मैं अपनी बीमारी का सोच के, अपने घर के हालात का सोच के, अपने बच्चों के बारे में सोच के, मेरे अंदर से आंसू निकलने शुरू हो गए। उस टाइम गुरुजी से सॉरी, मैं इतना कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर प्रेयर कर रही हूँ कि हे वाहिगुरु, मुझे ठीक कर दो, कि मुझे अपने बच्चे पालने हैं।
मुझे और किसी चीज के लिए नहीं लाइफ चाहिए, मुझे श्वास सिर्फ इसलिए चाहिए कि मुझे मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और मुझे उनको बड़ा करना, दैट्स इट। मैंने चाय के जैसे ही सिप लेने स्टार्ट करे तो मेरी आंखों से आंसू गिरते जा रहे और मैं चाय प्रसाद लेती जा रही हूँ। एक एक सिप में मुझे ऐसे था कि जैसे मुझे मेरी कोई सोल को हील कर रहा है। मुझे नहीं पता वो बीमारी क्या थी, व्हाट वाज दैट, लेकिन मेरी सोल हील होनी शुरू हो गई उस चाय प्रसाद के एक एक सिप से। उसके बाद आई लंगर प्रसाद की बारी। लंगर प्रसाद जैसे सबको पता है जो गुरु जी के मंदिर जाते हैं, बड़े मंदिर, कि एक थाली में 4 लोगों को सर्व होता है। और गुरुजी का ये हील करने का तरीका है, जो फूड आपके लिए रिस्ट्रिक्टेड होता है वही फूड से आपको ट्रीटमेंट किया जाता है, आपको हील किया जाता है। अब हम 4 लोग बैठे, मेरे वो जो मुझे लेके गए थे मेरे फ्रेंड भी मेरे साथ थे, 2 लोग हम और थे। तो जैसे ही लंगर प्रसाद आया, उसमें ऐसा प्रसाद था जो बिल्कुल मैंने सालों से खा चखा तक नहीं था, लेकिन वो मेरा फेवरेट था क्योंकि हम पंजाबी फैमिली थे, वी आर फूडीज। तो लेकिन मैं इतने सालों से वही दाल का उबला पानी, चावल का उबला पानी, मन मार के बस जीने के लिए कुछ ना कुछ, और वो उबले पानी पीने के बाद भी, उबली सब्जियां खाने के बाद भी आई हैड टू रश वॉशरूम, मुझे उसी टाइम वॉशरूम जाना पड़ता था। मैंने, और मिर्ची का प्रसाद, मैं तो इतने सालों से मिर्ची को देखा तक नहीं था, खाना तो बहुत दूर की बात है। फिर मेरे साथ जो बैठे थे, मैंने ना उनको सिर हिला दिया कि मैं ये प्रसाद नहीं खा पाऊंगी, अगर इसको मैंने खा लिया मेरे तो यही अल्सर फट जाने, अभी मतलब घर जाने के बजाय मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। खीर प्रसाद था, लैक्टोज जो मुझे काफी सालों से रिस्ट्रिक्ट था, मैंने दूध टच भी नहीं किया था। तो उन्होंने मुझे इशारा किया, या तेरी दवाई है, तू खा ले। और मेरा मन तो ये कर रहा था कि मैं मतलब वो थाली अकेले की अकेले पूरे वो प्रसाद खा लूं, लेकिन अंदर से दिमाग अलाउ नहीं कर रहा था कि अगर तूने ये खा लिया तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी और तेरे बहुत ज्यादा संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी इतनी उलझन में मैं बैठी हुई थी तो मैंने देखा कि सामने गुरुजी मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं एकदम से बहुत तेज डर गई और मैंने प्रसाद फटाफट से खाना शुरू कर दिया। संगत जी, एक एक और एक एक निवाला ऐसा था कि जैसे मेरी सारे पाप कर्मों कर्मों के धो रहा है, सारे कर्म मेरे खत्म हो रहे हैं, सारी बीमारियां मेरी जा रही हैं, मेरा दिल दिमाग सोल अंदर तक मैं हील। मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा। उसके बाद आई आज्ञा लेने की बारी। प्रसाद लेने के बाद आज्ञा लेने में हमें कम से कम आधा घंटा लगा। और जब मैं वहां से बाहर आई मैंने नोटिस किया मैंने इतना सारा कुछ खा लिया। मैंने वो खीर प्रसाद भी ले लिया, जो कि सालों से मैंने दूध और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स मैंने टच भी नहीं किया और मुझे वॉशरूम ही नहीं जाना पड़ा। अब आई आज्ञा लेने की बारी। मेरी फ्रेंड ने और हम गुरुजी दरबार में अपने आसन पे विराजमान, पे अपने सिंहासन पे विराजमान हैं। और मेरे को उन्होंने बोला, गुरुजी है मेरी फ्रेंड, गुरुजी कहते जा कल्याण कीता तेरी फ्रेंड का भी। जितनी भी संगत थी वो एकदम से उनका ध्यान मेरी तरफ गया कि इनको क्या गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी, लेकिन मैं मंदबुद्धि, मैं भाग्यहीन, मैं समझ ही नहीं रही कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स आज मुझे मिली है, मुझे जीवन दान मिला इन 2 वर्ड्स में। और मन ही मन मैं सोच रही हूँ मुझे अच्छा भी बहुत लग रहा है, लेकिन दिल और दिमाग की लड़ाई अभी भी जारी है। दिमाग ये कह रहा है इतना खून घूम लिया, इससे मैं ठीक हो जाऊंगी क्या, और ठीक हो भी रही हूँ, फिर भी लग रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगी क्या। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आई मुझे ऐसे लगा, मुझे मतलब मैं टोटली चेंज। कहाँ हारा थका हुआ बंदा निराश जो मरने डेथ बेड पे होता है जा रहा है वहां पर मंदिर में, और जब मैं वापस आई अपने आप को गुनगुनाती हंसती खेलती। उस दिन से गुरुजी ने अपने चरणों से ऐसा जोड़ा कि वो जन्म जन्मांतर तक ही सिलसिला कायम रहेगा। अब मैंने क्या किया, गुरुजी की दया इतनी बरसी कि अब हमने हर हफ्ते गुरुजी के जाना शुरू कर दिया। अब संगत जी, ये जैसे सब लोग जानते हैं, पुरानी संगत नई संगत सारी संगत, की गुरुजी ने जैसे ब्लेस करना ये उनका अपना तरीका है। वो कब कहाँ क्या कैसे ब्लेस करेंगे हमें उनको बताने की जरूरत नहीं होती है। हम जब गुरुजी के सामने जाते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतर के बही खाते कार्मिक अकाउंट गुरुजी के पास पहले ही होते हैं। तो मैंने भी कभी उनको ये नहीं बोला कि गुरुजी मैनू ए तकलीफ है, मैनू ओ तकलीफ है। 2004 में जिस प्रॉपर्टी की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि जिसकी लड़ाई देखते मेरी शादी को तब तक 11 साल हो चुके थे, 12 साल, जिस लड़ाई को मैं 12 साल से देख रही थी और उनका कोई भी हल नहीं निकला था। पूरा पूरा इतने इतने लोगों की मीटिंग्स बैठ चुकी, सब हो गया। 2000
2004 में बहुत सिंपल तरीके से जो हमारा हिस्सा था और जो हमें हमारे हिस्से मतलब सारा सॉर्टेड, टोटली सॉर्टेड, जो हमारा था हमें मिल गया, जो जिसका था उसको सब मिल गया विदाउट एनी लड़ाई झगड़ा मीटिंग एंड ऑल। और ये बात भी मैंने गुरुजी को कभी भी नहीं बोली थी कि हमारे मतलब घर में गुरुजी से बात करना ही अलाउड नहीं था। और अभी भी हम जाते हैं, जैसे हमारा अब गुरबानी से कनेक्शन होता है, तभी गुरुजी का यही था कि आपको गुरबानी से ही आपकी बातों के जवाब मिलते हैं, सेम तब भी वैसे ही होता था। तो ये मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज था कि हमारा जो हिस्सा था हमें मिल गया, जिसके लिए हमने एक तरह से उम्मीद छोड़ दी थी। 2004 में जब हमें प्रॉपर्टी ब्लेस हुई, 2005 की बात है, मैंने गुरुजी से के चरणों में शीश झुकाया, लेकिन कुछ कुछ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी थे। तो मैंने जैसे ही शीश झुकाया, शीश झुका मैंने आज्ञा लेके उठी, मैंने सिर ऊपर किया, गुरुजी ने मेरे से पूछा कित्थों आई तू। मैं एकदम घबरा गई। उस दिन गुरुजी ने मतलब सेकंड टाइम मेरे से बात की थी। फर्स्ट टाइम तो जब उन्होंने ब्लेस किया, जा कल्याण किया, और सेकंड टाइम कित्थों आई तो मैं एकदम, मैं कहा गुरुजी तिलक ना कर, तो कहते जा फिर तिलक लगा, इत्ते की करदी पई है। मैं बड़ी खुश कि गुरुजी ने मेरे से बात करी है, लेकिन उस बात में उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग छुपी हुई थी, मैं नहीं समझ पाई। उसका मतलब गुरुजी ने बहुत सालों बाद समझाया। उसके बाद मैंने होली वाले दिन गुरुजी का दरबार लगा, तो मैंने गुरुजी को होली वाले दिन मत्था टेका और फिर सिर उठाया, फिर सेम क्वेश्चन, कित्थों आई तू। ये 2005 की बात है। मैं क्या गुरुजी तिलक ना कर, तो कहते जा फिर तिलक लगा, इत्थे की करदी पई। उसमें गुरुजी ने उस दो आशीर्वाद में 2006 में हमें एक नया घर ब्लेस किया, जिसमें मैं, अंकल और मेरे बच्चे हम शिफ्ट हो गए। और उसमें गुरुजी का एक बहुत छोटा सा मंदिर था, जिसमें मैं, अंकल और जब चले जाते थे शॉप पे और बच्चे चले जाते थे, तो मैं घंटों गुरुजी की इस रूप से बातें करती थी। तो इन बिटवीन गुरुजी ने सिर्फ मुझे सिर्फ तिलक लगा तू, एक तो ये आशीर्वाद दिया कि हर अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम करो, विक्ट्री जब हम जीत के आते हैं तब हम तिलक लगाते हैं। दूसरा, उन्होंने मुझे घर ब्लेस कर दिया नया, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी। हमने उस घर में रैपिडली ग्रो भी किया, गुरुजी के साथ भी हम बहुत अच्छे से कनेक्ट हुए, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिली। ये मैं सारे संगत जी अपने सत्संग शेयर कर रही हूँ, अपने बच्चों के सत्संग, जैसे मैंने बोला कि मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड करे हैं, वो मैं आगे चलूंगी। अब हम आ गए 2008 में। इन बिटवीन मेरे स्टेरॉइड्स छूट चुके थे, मेरी तबीयत पहले से बहुत बहुत बेटर हो चुकी थी, मेरे एंटीबायोटिक्स डॉक्टर्स के चक्कर ऑलमोस्ट छूट चुके थे, और सिर्फ मैं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत होम्योपैथिक मेडिसिन चलती थी। एक दिन मैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन लेने गई, तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपने काफी टाइम से, आप अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट हो काफी सालों से, तो आपको एक चेकअप के लिए एक अपना क्लोनोस्कोपी करा लेना चाहिए। मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा डर रहे थे, लेकिन हमने डॉक्टर की उसको सजेशन को, एडवाइस को माना और हमने क्लोनोस्कोपी कराई। और जैसे ही डॉक्टर ने वो क्लोनोस्कोपी देखी, तो कहते आप इसके, मेरी मेडिसिन के अलावा कोई और भी मेडिसिन ले रहे हो। मैं कहा नहीं डॉक्टर। तो ही वॉज शॉक्ड कि 2002 में जो मेरी क्लोनोस्कोपी थी और 2008 में वो टोटली डिफरेंट थी। 2002 में जो था उसमें मेरी इंटेस्टाइन्स पूरी तरह से गल चुकी थी, और इसीलिए शायद डॉक्टर्स ने जवाब दिया था कि इंटेस्टाइन्स रिमूव करनी चाहिए पड़ेगी। और 2008 में जो रिपोर्ट आई वो बिल्कुल ठीक थी, मेरा एक भी परसेंट अल्सर मेरी इंटेस्टाइन्स पे अब नहीं था। और कोलाइटिस की मेडिसिन आज तक कोई नहीं बनी, कैंसर की फिर बन गया, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस की मेडिसिन कोई नहीं बनी। उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल किया जा सकता है आपको अपने लाइफ मैनेजमेंट से और उससे। जबकि गुरुजी की दया से मैं जा रही थी, गुरुजी का जो भी लंगर प्रसाद मिलता था वो भी खा रही थी, और एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रही थी, कोई ज्यादा मेडिकेशन भी नहीं थी, और नॉर्मल ही खाना मैं खाती थी जो घर में बनता था। अब मैंने बॉयल खाना वाना सब बंद कर दिया था। तो ये डॉक्टर के लिए भी बहुत अच्छा था, और उसने वो जो मेरी रिपोर्ट सी दोनों किसी मेडिकल काउंसिल में भी रखी कि इस तरह से भी हो सकता है कि कोलाइटिस पेशेंट का इस तरह से रिवाइव हो सकता है। तो गुरुजी महाराज, एक बार उन्होंने मुझे जीवन दान दिया, उसके लिए कोटान कोटान शुक्राना। अब मैं 2013 का एक सत्संग गुरुजी का बहुत बड़ी ब्लेसिंग अपने साथ शेयर करूंगी।
2013 में जब महाशिवरात्रि आई, क्योंकि 2003 से लेके इन बिटवीन बड़े मंदिर में जितने भी फंक्शंस होते थे हम उसमें जरूर जाते थे। और उस उन दिनों महाशिवरात्रि का था 2013 फरवरी में। तब मेरी डॉटर के बोर्ड एग्जाम से, तो मैं वहां पर मुझे पता था कि सेकेंड डे एग्जाम है, तो आज हम महाशिवरात्रि वाले दिन गुरु जी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर नहीं जा सकते। तो मैं मंदिर में बैठ के प्रार्थना कर रही हूँ, गुरु जी प्लीज किसी तरीके से दर्शन दे दो, किसी तरीके से दर्शन दे दो, कि मुझे लगे कि आप मेरे साथ हो। मैं और मेरी सिस्टर हम कहीं जा रहे हैं, तो रास्ते में एक पीपल का पेड़ है। पता नहीं वो क्या गुरुजी का मिरेकल था, मुझे नहीं पता, जहां लोग अपने पुराने घर की मूर्तियां वगैरह रख जाते हैं। हम बातें करते हुए पैदल जा रहे हैं, तो एकदम मेरी नजर पड़ी। मैंने देखा कि गुरुजी का बहुत सुंदर बिल्कुल नया स्वरूप वहां पर लगा हुआ है। मैंने अपनी सिस्टर की तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा, और मैंने भाग के गुरुजी की उस स्वरूप को हक कर लिया। मैं क्या गुरुजी तुसी, मैं तस्वीर दी कह रही सी मैनू दर्शन दो, मैनू दर्शन दो, तुसी मैनू इस तरह दर्शन देने ने। मैं जहां पर भी हम जा रहे थे मैंने वापस घर का रुख किया, आई गुरुजी का वो स्वरूप अपने मंदिर में स्थापित किया और पूजा की। और मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने के स्वरूप से मुझे एक वाइब आई कि आज तू नहीं आ सकती सी ना महाशिवरात्रि, तो चल तू मैनू बार बार सवेर दी याद करती पई सी, आज तेनू मैं मिलन आ गया। और संगत जी वो स्वरूप आज भी मेरे पास है। इस तरह से गुरु जी हमारी हर प्रार्थना का जवाब हमें देते हैं, अगर वो सच्चे मन से करी जाए। संगत जी मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहूंगी जो गुरु जी ने मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी। आई एम अ सैलून ओनर। 20 अप्रैल 2022 का ये सत्संग है। और उस दिन गुरुजी ने मुझे कैसे आग से बचाया, मैं ये करूंगी कि उस दिन शाम 7 बजे का टाइम था और काफी सारे क्लाइंट्स थे जिनकी सर्विसेज चल रही थी। मोस्ट प्रॉब्ली ये होता है, मैं और मेरी डॉटर हम 7:15 तक सैलून से निकल जाते हैं। जो पेंडिंग सर्विसेज होती हैं वो स्टाफ एंड मैनेजर अपने उसमें खत्म करते हैं। लेकिन उस दिन कोई नॉन आए हुए थे मेरे सैलून में, तो मैं उनको छोड़ के नहीं निकल सकी, थोड़ी बात बात करते रहे। इन बिटवीन कुछ गाड़ी में सामान रखना था, मैं सामान रख के वापस आ गई। मैंने कहा नहीं, अब जाने की पहले सोची, फिर कहा नहीं अभी नहीं जाऊंगी। गुरुजी से मत्था टेक के निकली भी, लेकिन गुरुजी ने किसी बहाने से वापस बुला लिया। जब 2 मिनट बाद मैं वापस आई तो मैंने देखा कि एमसी मतलब इन्वर्टर ऑन है, इन्वर्टर से बहुत तेज आवाज आ रही है और सैलून में लाइट नहीं है और थोड़ी थोड़ी स्मेल भी थी। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम से जहां पर एमसीवी लगे हुए हैं मैं उस साइड गई तो एमसीवी में से धुआं निकल रहा था। गुरुजी ने इतनी मतबुद्धि दी, मैंने फटाफट से मेन ऑफ करे, दोनों मेन स्विचेस ऑफ करे। लेकिन वो धुआं ऐसा था, वो स्मोक ऐसा था, वो धीरे धीरे उसके बाद भी बढ़ना शुरू हो गया, पूरे सैलून में धुआं धुआं होना शुरू हो गया। और एकदम से मेरे लिए बहुत ज्यादा वो पैनिक होने का टाइम था, क्योंकि फायर एक्सटेंशर्स भी शायद एक केयरलेसनेस थी हमारी कि वो एक्सपायर थे। और मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक। मेरी डॉटर कह रही मम्मा क्या करें क्या करें। हमने पुलिस को कॉल किया, फायर ब्रिगेड को कॉल करा, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करें। हमने मेरे पास एक सेकंड प्रीमिसेस भी था, सारे जो क्लाइंट्स थे उधर उनको शिफ्ट किया। और स्टाफ भी सोच रहा है, हम भी सोच रहे हैं अभी पानी डालें क्या करें। इलेक्ट्रिशियन को भी कॉल कर दिया जो हमारे रूटीन के रहते हैं, लेकिन इतनी जल्दी कोई भी वहां पर हेल्प के लिए नहीं आ सकता था। मेरी डॉटर पूछे मम्मी बताओ क्या करना है। मैं एकदम गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़ी हो गई और रोना शुरू कर दिया और मंत्र जाप शुरू कर दिया। मैं क्या गुरुजी मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पता क्या करना है, अब आप बताओ क्या करना है। तो इतने में मेरे स्टाफ ने कहा मैम बाहर ना बदरपुर बदरपुर जो बिल्डिंग मटेरियल होता है, साथ में कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी, उनकी बदरपुर बाहर पड़ी हुई है, अगर आप कहो तो उठा के इस पे डालें शायद ये बुझ जाए। सारे स्टाफ ने उठा के बदरपुर उस पे फायर जो भी एमसी से जहां से धुआं निकल रहा था, अब उसमें फ्लेम्स भी निकलनी शुरू हो गई थी, सबने डालनी शुरू कर दी और विद इन 5-6 मिनट्स में वो आग रुक गई। ये मेरे गुरु का चमत्कार था, वो खुद वहां हाजिर नाजिर बैठे थे। पहला ब्लेसिंग ये हुई कि उन्होंने मुझे सैलून से नहीं निकलने दिया। दूसरी ब्लेसिंग ये हुई कि उस दिन वर्किंग आवर्स में भी जो ही प्रॉब्लम हुई वो हुई। अगर शायद हम बंद करके सैलून बढ़ा के निकल जाते तो उसको बचना नामुमकिन था। आसपास और भी फैमिलीज रहती हैं जहां नुकसान ज्यादा हो सकता था। तीसरा जो सबसे बड़ा चमत्कार का था, वहां बदरपुर का मिल जाना और उससे आग कंट्रोल हो जाना।
जब उस टाइम थोड़े बाद देर बाद फायर ब्रिगेड वाले आए, वो उस टाइम थोड़ा अपनी फॉर्मेलिटीज करके चले गए। सेकेंड डे फिर जब फायर ब्रिगेड वाले कोई आए, कोई फॉर्मेलिटीज उनकी रह गई थी इनकम्प्लीट, वो कंप्लीट कहते हैं आप बहुत भाग्यवान हो जो आप कल बच गए। जिस टाइम आपका कॉल आया था उस टाइम हमारे पास 4 कॉल थे, और चारों मतलब कॉल्स में से सिर्फ आप हो जो बचे हो, 3 जगह बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, तो आप पे आपका रब मेहरबान है। तो ये गुरुजी ने मुझे इंडिकेट किया कि अगर गुरु जी को आप मानते हो, गुरु जी में आपका विश्वास है, तो वो कभी भी किसी भी अ, हालात में आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं, वो हर समय हर पल आपके साथ रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप संगत जी मेरे सत्संग के सेकंड चैप्टर पे आते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे बेटे के और मेरी डॉटर के और बाकी भी फैमिली के कुछ सत्संग हैं। अब सेकंड चैप्टर में मैं अपने बेटे को जो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी, वो सत्संग शेयर करूंगी आपसे। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि मेरा बेटा बाय बर्थ बहुत सिवियर अस्थमेटिक था। हर चेंजिंग वेदर में हमें उसको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता था, इवन कि उसको आईसीयू में भी एडमिट करना पड़ता था इतने छोटे से बच्चे को। उसको स्टेरॉइड्स भी दिए जाते थे, और इतना देने के बाद भी उसका जो अस्थमा था, जब वो खांस खांस के कई बार तो ऐसे लगता था कि उसका नेक्स्ट सांस आने वाला भी है कि नहीं आने वाला। जब हम गुरुजी से जुड़े थे तब तक मेरा बेटा ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स का था। 7 से 8 साल तक हम ऐसे ही हर चेंजिंग वेदर में हम पागलों की तरह भागते थे। दिवाली हो, होली हो, कुछ भी, हम कोई भी फेस्टिवल मना ही नहीं पाते थे, क्योंकि बच्चा ही हर बार हॉस्पिटलाइज होता था। गुरु जी के जाते जाते कब उसका अस्थमा विदाउट एनी मेडिसिन अपने आप क्योर हो गया, हमें पता ही नहीं चला। 2005-6 में जब हमने ये बात नोटिस करी कि अब तो इसको वो अस्थमा का अटैक होता ही नहीं, जबकि तब हम इसको न्यूबलाइजर भी देते थे, तब हम इसको इनहेलर भी देते थे और स्टेरॉइड्स भी देते थे, और एट लास्ट डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब ये इतना बड़ा हो गया है, ये इसका अस्थमा, वैसे चाइल्डहुड अस्थमा ठीक हो जाता है, लेकिन अगर इसका ठीक नहीं हो रहा तब इसको उम्र भर इनहेलर का यूज करना पड़ेगा। ये मेरे गुरुजी महाराज की मेहर, उन्होंने कब उसका अस्थमा अपने आप ठीक कर दिया, वो बिल्कुल ठीक रहा। इवन कि जब कोविड पेंडेमिक हुआ है तब मैं डर रही थी कि इसके लंग्स वीक हैं तो कोई इसको ये चीज हिट ना करे, लेकिन गुरुजी की इतनी दया रही, इतनी दया रही कि उसमें पेंडेमिक में उसको कोई भी पता ही नहीं चला कब कोविड आया और कब उसके लिए चला गया। एक सेकंड सत्संग अपने बेटे का, गुरुजी ने उसको कैसे 26 मई 2007 को न्यू लाइफ ब्लेस करी उसके बारे में। संगत जी, मेरे से एक मिस्टेक हुई कि मैं 2006 के लास्ट में अपनी किसी फ्रेंड के साथ उनके किसी फैमिली एस्ट्रोलॉजर के पास चली गई। मुझे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उस दिन। पूछना उन्होंने अपना था मुझे, उन्होंने ऐसे ही बोला कि आप चलोगे साथ, तो मैं ऐसे ही चली गई। जब वो पूछ रहे थे तो ऐसे मुझे कुछ क्यूरियोसिटी हुई, तो मैंने अपने बारे में कुछ पूछा। तो उन्होंने पूछा आपके 2 बच्चे हैं, उन एस्ट्रोलॉजर ने पूछा। मैं क्या, हाँ, एक बेटा और एक बेटी। तो एकदम उसने पढ़ते ही मेरे मुंह पे ये बोल दिया कि आपके बेटे की उम्र तो 12 साल ही है। तब मेरा ऑलमोस्ट बेटा तब तक 9-10 साल 11 साल का हो चुका था। नेक्स्ट जुलाई में उसने 12 साल का होना था। तो मुझे एक बार तो दिल किया कि उनको बहुत अच्छे से डांट दो, लेकिन एकदम मेरा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया कि इसने ये बोल क्या दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम हर हफ्ते गुरुजी के जाते थे। बात करना वही है कि आप मेडिटेशन में बात कर सकते, तो जैसे ही शब्द गुरबानी चलनी, मेरे आंखों से आंसू आने शुरू हो जाने, वो वाली मैंने अपने घर में किसी को भी नहीं बताई थी, मैं नॉट हस्बैंड, ना मेरे बेटे को, ना मेरी मम्मा को, किसी को भी ये नहीं पता। और जैसे मुझे उन दिनों एक हमें सिल्वर चेन के साथ एक सिल्वर लॉकेट ब्लेस था जिसमें गुरुजी का स्वरूप था। एक बार मैं मत्था टेक के आई तो मुझे ऐसे ही लगा कि गुरुजी जैसे मुझे वाइब ये दे रहे हैं कि इस ये जो चेन आपने डाली हुई है ये बेटे को डाल दो। तो मैंने गुरुजी की बात मान के उसके गले में चेन डाल दी। अब 26 मई 2007, ये 2007 वो साल है जब 31 मई को गुरुजी ने महासमाधि ली थी। तो 26 मई को हमने लास्ट डे था जब हमने गुरुजी के फिजिकली फॉर्म में मैंने और मेरी फैमिली ने दर्शन किए।
26 में बहुत रश था, बच्चों की वेकेशन थी, समर वेकेशन थी। उस दिन एम्पायर बहुत रश था। हमें बाहर वरांडे में जगह मिली और गुरुजी ने मेरा पता नहीं क्या कदम काट रहे थे। कम से कम 4 से 5 घंटे हम लोग बैठे, तब हमें लंगर प्रसाद दिया गया। और उसके बाद लंगर प्रसाद करके हमें आज्ञा लेने की भी नहीं थी, बस मत्था टेकते टाइम ही हमने गुरुजी के दर्शन करे। और उस दिन हम मम्मी के यहाँ रुके, मैं, मेरा बेटा, मेरी सिस्टर और हम लोग। और मेरा बेटा जैसे ही रात को 12-1 बजे बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है, और एकदम उठ के नींद में ही चिल्लाया, मुझे मत लेके जाओ, मुझे गुरुजी ने बचा लिया, मुझे गुरुजी ने बचा लिया। और एकदम से बेतहाशा रो रहा है। उसको एस्ट्रोलॉजर वाली बात नहीं पता, मैं दोबारा ये जिक्र करूंगी। तो मैंने और मेरी सिस्टर उठ के बैठ गई। हमने कहा क्या हुआ क्या हुआ? कहता आज मुझे गुरुजी ने बचा लिया। क्या हुआ कि एक गोस्ट मेरे सपने में आया, उसने मेरे अंदर से मेरी सोल को निकाला। मेरी सोल को निकाल के वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो गुरुजी आगे खड़े हुए हैं। गुरुजी ने मेरी सोल को से हाथ में लिया। मेरी सोल को दोबारा भी, बहुत अजीब सा ड्रीम था, हमें लगा ये थक गया ये वो। और लेकिन हमें नहीं पता था वो गुरुजी ने उसको न्यू लाइफ प्रेस कर दिया। और चोले उसने जो हम बताया, तो हमारा बच्चा नींद बढ़ गया होगा। लेकिन जब आज, और हमें नहीं पता था कि गुरुजी ने उसको उस दिन एक नई लाइफ ब्लेस करी है। और 31 मई 2007 को जैसे ही 12 साढ़े 12 आफ्टरनून का टाइम था, हमें बड़े मंदिर की किसी संगत का फोन आता है कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली है। हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा शॉकिंग न्यूज थी कि 26 मई को तो हमने गुरुजी के दर्शन किए, गुरुजी तो बिल्कुल ठीक था, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। सारी फैमिली हम गुरुजी के अंतिम दर्शन दर्शन करने के लिए हम लोग गए। जय गुरु जी। तो जैसे हमने अंतिम जब गुरुजी के फिजिकली फॉर्म में दर्शन करे बड़े मंदिर में, तो मेरा बेटा एकदम से शाउट हुआ कि यही वो चोला था, यही गुरुजी का स्वरूप था जिसमें उसने लास्ट टाइम गुरुजी के दर्शन किए। तो इट वाज सो शॉकिंग मेरे लिए। वो बहुत खुशी की बात नहीं थी, बहुत ज्यादा मेरे लिए वो था, शॉकिंग था। और कितने सालों तक मैंने ये सत्संग किसी से शेयर ही नहीं करा। और उस 31 जून की बात है, मेरा बेटा स्विमिंग सीख रहा था, जैसे मैंने बोला वेकेशंस गुरुजी की महासमाधि के बाद 2007 की। तो स्विमिंग सीखते सीखते वो बिल्कुल ड्रॉन कर गया स्विमिंग पूल में। लाइफ गार्ड्स ने जब उसको बचाया तो उसकी हालत काफी बुरी थी। और जब हमने चेक किया तो जो गुरुजी ने लॉकेट मेरे गले से उतरवा के उसके गले में पहनाया था वो नहीं था। तो उसके साथ क्या था क्या नहीं ये गुरुजी को पता है। उस दिन गुरुजी ने कैसे उसको ब्लेस किया हमें बिल्कुल नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, लेकिन गुरुजी ने उसको न्यू लाइफ ब्लेस करी। अब मेरा बेटा इस टाइम गुरुजी की दया से लॉयर है और गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं उस पे। एक सेकंड लॉकडाउन का जो सत्संग मेरे बेटे के साथ जो हुआ मैं वो शेयर करूंगी कि उसको अपने ऑफिस के काम से, लॉकडाउन था और उसको ऑफिस के काम से अपने सर के यहाँ जाना पड़ा। और आते आते उसको लेट हो गया, अप्रोक्स उसको आते आते 1 से 1:30 बज गया। तो जब वो आ रहा था तो बहुत तेज बारिश, बहुत तेज बारिश नारायणा के पास गाड़ी में, वहां कोई पानी स्टक था तो गाड़ी में पानी चला गया, गाड़ी बंद। 1:30 बजे के करीब कोई भी हेल्पलाइन उस टाइम वर्क नहीं कर रही थी, कोविड था जैसे मैंने बोला, सेकेंड लॉकडाउन चल रहा था। तो उसने मुझे फोन किया, मम्मी इस तरह से मुझे प्रॉब्लम हो गई, यहाँ तो आसपास कुछ है भी नहीं और कोई हेल्पलाइन नहीं, काम मैं घर कैसे आऊंगा। मेरे लिए भी बहुत ज्यादा वो था कि पैनिक वाला सिस्टम कि कैसे होगा। मैंने गुरुजी के स्वरूप के साथ, गुरुजी मेहर करो, बच्चे दी रक्षा करो, किवें घर आएगा। 10 मिनट्स के बाद मुझे मेरे बेटे का फोन आता है कि मैं आ रहा हूँ। मेरे यहाँ से एल्टो एक जा रही थी, उसमें बहुत लंबे ऊंचे कोई सरदार जी आए, कहते तू इत्थे किथे खड़ा होया है। मैंने कहा ऐसे ऐसे गाड़ी में पानी चला गया और उसका टायर ब्लास्ट हो गया था तो ये गाड़ी चल नहीं रही। पहले तो उन्होंने टायर बदला, फिर उन्होंने पता नहीं क्या किया क्या नहीं, गाड़ी स्टार्ट हो गई और मैं घर आ रहा हूँ। तो ये है मेरे गुरुजी की मेहर कि वो कैसे कब आपके लिए कहाँ से कहाँ रास्ते निकाल दे। कोविड का लॉकडाउन, 1:30 बजे का रात का टाइम, जब अपने ही नहीं अपनों के साथ हैं, उस टाइम उस हेल्प का आ जाना बहुत बड़ा मिरेकल है। आप समझ सकते हो कि गुरुजी की क्या मेहर रही होगी उस टाइम।
अब थर्ड पार्ट मेरे सत्संग का। मेरी डॉटर के जो सत्संग, गुरुजी ने उसको लाइफ कैसे ब्लेस की। 12th में थी वो, तो उसको डेंगी हुआ, बहुत सिवियर डेंगी था, बहुत सिवियर। हम पहले डॉक्टर ने चेक किया, शायद वो डेंगी टेस्ट में आया ही नहीं, तो उसके प्लेटलेट्स जब हम देखते, प्लेटलेट्स 15,000 रह चुके थे। बीएलके में उसको एडमिशन कराया गया, लेकिन वो प्लेटलेट्स 8 से मस नहीं हो रहे थे, नहीं बढ़ रहे थे, और फीवर उसका उतर नहीं रहा था। 102 103 के करीब फीवर रूटीन में था। तो मेरा ब्रदर और मेरा बेटा गए गुरुजी के बड़े मंदिर ब्लेसिंग्स लेने उसके लिए। तो जब वो घर आ रहे हैं, तो रास्ते में एक आंटी उनको मिले, कह रहे अंकल आप कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं हम राजेंद्र प्लेस जा रहे हैं, मेरी डॉटर वहाँ हॉस्पिटल, मेरी भांजी वहाँ हॉस्पिटलाइज है बीएलके में, हमें उनके पास जाना है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली है, हमने उसको देनी है। तो वो कहते मैंने भी राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के पास ही जाना है, आप मुझे छोड़ दोगे? ब्रदर ने कहा क्यों नहीं, हम तो सेम ही जगह जा रहे हैं। रास्ते में गुरुजी के सत्संग कुछ उन्होंने सुनाए, कुछ मेरे ब्रदर ने सुनाए, और बोला कि ऐसे ऐसे मेरी भांजी एडमिट है। इन बिटवीन मेरा फोन गया कि उस आप ना एक लोग थर्मामीटर परचेज कर लेना, क्योंकि बार बार हॉस्पिटल का थर्मामीटर पर वो करने में, यूज करने में दिक्कत हो रही है, तो उसका फीवर नहीं उतर रहा, और कल डॉक्टर ने उसको प्लेटलेट्स चढ़ाने हैं। तो वो आंटी हमारी कन्वर्सेशन सुन रही थी, तो उन्होंने कहा क्या हो गया? वो कहते ऐसे ऐसे कि वो एडमिट है, तो उनका बुखार नहीं उतरा, हमें थर्मामीटर लेना है। आंटी कहती मेरी तो केमिस्ट की शॉप है ना, तो मैं आपको थर्मामीटर ला देती हूँ। उन्होंने किसी को फोन किया, कोई लड़का आया, थर्मामीटर उन्होंने दिया ब्रदर को, और वो जाने लगे। ब्रदर ने पैसे पूछे तो उन्होंने मना कर दिया। संगत जी, वो थर्मामीटर पे फर्स्ट टाइम हमने बुखार किया तो 102 था। घंटे बाद, जैसे हमें डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शंस दी थी, घंटे बाद हमने बुखार किया, तो धीरे धीरे बुखार कम होना शुरू हो गया। और जो प्रसाद, जो जो ब्लेसिंग्स मिली थी, हमने गुरुजी की उसके पास रख दी, और उसी रात से बुखार भी उतरना शुरू हो गया। मिडनाइट में एक टेस्ट हुआ, उसमें डॉक्टर्स ने बोला कि प्लेटलेट्स भी आगे से मल्टीप्लाई होना शुरू हो गए हैं, अब कल अभी वो प्लेटलेट्स नहीं चढ़ाएंगे। विद इन उस ब्लेसिंग्स के, उस थर्मामीटर के, विद इन 4-5 डेज के बाद हम लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आ गए। मेरी डॉटर का प्लेटलेट्स भी अपने आप बढ़े, और उसको नया जीवन दान भी मिला, जबकि डॉक्टर्स के लिए वो केस काफी क्रिटिकल हो चुका था। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि डॉटर मेरी उन दिनों 12th में थी, तो उसका स्टडीज में भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन गुरुजी की दया से, गुरुजी की मेहर से उसको बहुत अच्छे उसने मार्क्स गेन किए। ये मेरे मालिक की दया थी। एक जो सत्संग है, मैं फर्स्ट लॉकडाउन का अपनी डॉटर के रिगार्डिंग ही शेयर करूंगी कि गुरुजी ने उसको लॉकडाउन में उसका कैसे ब्लेसिंग्स दी। 17 मार्च को मेरी 19 मार्च को, सॉरी, मेरी डॉटर की फ्लाइट थी लखनऊ के लिए। उसका एक ब्राइडल मेकअप था। जैसे मैंने बोला कि हम सैलून ओनर हैं, तो उसको एक ब्राइडल बुकिंग के लिए लखनऊ जाना था। और लेकिन उन दिनों कोविड का कुछ ना कुछ न्यूज़ सुनने को मिल रही थी, और मैं थोड़ा सा पैनिक थी, मेरा मन नहीं था कि वो जाए। लेकिन उसकी कमिटमेंट थी, वो अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटना चाहती थी। तो वो कहती एक ही दिन की तो बात है, 19 को सुबह जाना है और 20 को वापस आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 17 मार्च को सिर्फ हमारी फैमिली फैमिली में गुरुजी का छोटा सा सत्संग रखा, जिसमें मैंने उसके एयर टिकट्स गुरुजी की गद्दी के सामने रख दिए। मैं क्या गुरुजी आप मालिक हो, बस इसको संभालो, जैसे भी, मुझे अंदर से मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रही इसको भेजने के लिए। 17 मार्च को हमारे यहाँ सत्संग हुआ, फैमिली सत्संग। 18 मार्च को एयरलाइन से ईमेल आई कि आपकी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। माई डॉटर वॉज इन सो पैनिक कि मेरी कमिटमेंट्स है, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन आने वाले टाइम का उसको आभास नहीं था, लेकिन मेरे मालिक को पता था। उसने कहा नहीं नहीं, आप जैसे तैसे करके कोई ट्रेन करवा दो, कोई कैब करवा दो, कोई गाड़ी जैसे भी करवा दो। लेकिन गुरुजी की ऐसी मेहर रही कि हमने कोशिश करी, लेकिन ना तो ट्रेन हुई ना कुछ हुआ। अब 19 मार्च को इसकी फ्लाइट जानी थी, और 20 मार्च को वापस आनी थी। 19 मार्च को यूपी लॉकडाउन ऑलमोस्ट हो गया। कनिका कपूर का कोई केस था कि उन्होंने कोई उनको कोविड था, और उन्होंने कुछ पार्टीज में वो गई हैं, तो उस वजह से यूपी लॉकडाउन फर्स्ट हुआ। 20 मार्च को शाम से ऑलमोस्ट न्यूज आनी शुरू हो गई थी कि लॉकडाउन है, और 21 मार्च से इंडिया, टोटल इंडिया में लॉकडाउन हो गया। ये मेरे गुरुजी महाराज की मेहर थी कि ना तो उन्होंने उसको घर से निकलने दिया, और ना ही किसी उसमें जाने दिया। जब आप उनके पे सरेंडर करते हो, तो वो इस तरह हर वक्त आपके साथ रहते हैं।
एक सत्संग और मैं अपने डॉटर के रिगार्डिंग शेयर करूंगी कि वो अपनी मेकअप बुकिंग के लिए गई थी। उन दिनों वो कैब्स वगैरह पे जाते थे, तब उसके पास गाड़ी नहीं थी अपनी। तो एक जगह वो गए तो कुछ आइसोलेटेड एरिया था, तो सर्दियों का टाइम था, वापस आते आते थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया। और जिस घर पे वो मेकअप के लिए गए थे, वो जब तक उन्होंने मेकअप किया और वो लोग निकले, कैब बुक कराई थी कैब, और वो आपस में कोऑर्डिनेट कर ही नहीं पा रहे थे। ना तो वो कैब वाला इनको मिल रहा था, ना ये तीन गर्ल्स थी, ना ही कैब वाला उनको मिल रहा था और ना ही वो कैब वाले को मिल रहे थे। तो आइसोलेटेड सा एरिया था और कुछ कंस्ट्रक्शंस चल रही थी, रात भी हो रही थी। ये लोग थोड़े पैनिक में भी थे। फिर इसने मुझे फोन किया, मम्मा बड़ी दिक्कत आ रही है। तो इतने में मैं कोई अरेंज करती, मैंने गुरुजी को, गुरुजी जवान कुड़ी है, प्लीज संभाल लो। 5 मिनट बाद मुझे इसका कॉल आता है, मम्मा हम आ रहे हैं, हम एक ऑटो पे हम वापस आ रहे हैं, हमें एक अंकल मिल गए हैं। वो हमें, मुझे बड़ा मतलब तब भी स्केरी सा लग रहा था, थोड़ा अनसेफ सा लग रहा था, ये कैसे आ रही है क्या नहीं। विद इन 20-25 मिनट्स जब ये घर आई, कहती जैसे ही मैंने आपको किया तो एक ऑटो में एक अंकल आंटी थे। तो उन्होंने कहा ये एरिया सेफ नहीं है, इस टाइम यहाँ ऐसे खड़े हो ना, आप हमारे साथ बैठो, हम आपको छोड़ देते हैं। तो वैनिटीज भी इनकी बहुत हैवी थी, उन अंकल ने वैनिटीज भी उठा के, मेकअप वैनिटीज ऑटो में रखी। पहले तो ये थोड़ा हेसिटेट हुए, लेकिन फिर गुरुजी का नाम लेके बच्चे उनके साथ बैठ गए। और जब वो घर आई तो एकदम उसके दिमाग में, मम्मा ना तो मैंने कोई नेविगेशन ऑन किया था, ना अंकल को मैंने अपना एड्रेस बताया, तो वो ऑटो बिल्कुल आके हमारे घर के आगे कैसे रुका। और जब मैंने उनको पैसे ऑफर किए तो उन्होंने पैसे भी नहीं लिए। और ना ही मैंने उनको एड्रेस बताया, ना ही मैंने उनको बताया मुझे पश्चिम विहार जाना है, ना ही मैंने अपने घर का कोई एड्रेस। और वो ऑटो बिल्कुल मेरे घर के आगे रुकता है। उस टाइम पैनिक में तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। जब उसने ये चीज बताई तो ये मेरे मालिक की मेहर है। और ये मेहर हम सारी संगत पर है, बस जरूरत है इससे कनेक्ट होने की। अब संगत जी, जो मेरा फाइनल पार्ट है सत्संग का, उस पे आते हैं। गुरु जी की बहुत बहुत मेहर है मेरे पे। उन्होंने जो लाइफ मुझे एक बार नहीं, मुझे 2 बार लाइफ ब्लेस करी। 1 जनवरी 2024 को हमारे यहाँ गुरु जी का न्यू ईयर का सत्संग था। गुरु जी ने उसमें बहुत ब्लेसिंग दी। और 4 सितंबर 2023 को, तब तक मेरी डॉटर की एंगेजमेंट हो गई थी, शी वॉज एंगेज एट दैट टाइम। गुरुजी ने उस सत्संग में मुझे और मेरे अंकल को एक नया जीवन दान दिया। 9 जनवरी को अंकल को हल्का सा पैरालिसिस अटैक हुआ, जो बड़े टाइमली पकड़ा गया। और बिल्कुल ब्रेन में एक क्लॉट था, हमें टाइमली मेडिकल मिली। और अंकल का वो क्लॉट बिल्कुल ठीक हो गया, अंकल ठीक होके घर आ गए। अब गुरुजी ने मेरी परीक्षा लेनी थी, उन्होंने मुझे लाइफ ब्लेस करी है और परीक्षा तो बनती थी। 28 जनवरी को मुझे बिल्कुल थोड़ा कुछ भी नहीं लगा, थोड़ा फीवर था, फीवर धीरे धीरे हाई फीवर हुआ। हम गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने बोला कि जैसे कि आपको कोलाइटिस के पेशेंट हो, आपको क्लोनोस्कोपी भी करानी पड़ेगी, लेकिन पहले कुछ ब्लड टेस्ट कर लेते हैं। ब्लड टेस्ट में मुझे टाइफाइड आया, और कोलाइटिस के पेशेंट इसके लिए टाइफाइड इज क्वाइट रिस्की, क्योंकि इंटेस्टाइन्स इसमें बहुत ज्यादा वो हो जाती है। और वाकई तकलीफ थी, बढ़ती जा रही थी। और डर के मैं किसी बड़े हॉस्पिटल में जाने को डर रही थी कि पता नहीं आगे डॉटर की मैरिज है जुलाई में, तो पता नहीं ये डॉक्टर कुछ और का और ही ना कर दे। लेकिन तकलीफ ऐसी थी कि डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। 28 जनवरी से लेके 31 मार्च तक की जर्नी जो थी, बड़ी पेनफुल सी थी। कभी किसी डॉक्टर के, कभी किसी नर्सिंग होम में, कभी कैसे। डॉक्टर बार बार कह रहे थे आपको क्लोनोस्कोपी करानी है, और मेरी जो भी बॉडी उस टाइम थी अलाउ नहीं कर रही थी बिल्कुल क्लोनोस्कोपी के लिए, क्योंकि इट्स अ क्वाइट टफ टेस्ट। मैं बड़ी हताश से अपने गेस्ट्रोलो के पास बाहर बैठी हुई थी, तो 1 अप्रैल 2024 को मुझे गुरुजी आश्रम जूम सेवा से ही कॉल आता है सत्संग शेयरिंग के लिए। तो मुझे लगा जैसे गुरुजी ने मेरी पुकार सुन ली। वो सत्संग सेवा, जिसे मैंने पहले भी बोला कि सत्संग सेवा देके कुछ मेरा कल्याण करना चाहते हैं, तो मैंने वो सत्संग सेवा जो मुझे आई 1 अप्रैल 2024 को आई। जो सेवा थी वो 3 अप्रैल 2024 बुधवार को ही थी। तो मैंने गुरुजी का लाख लाख शुक्राना किया। और उन दिनों तक, तब तक मेरी क्लोनोस्कोपी नहीं हुई थी, जब मेरा उस दिन का सत्संग था। तो मैंने अपना सत्संग जर्नी जो अब आप लोगों के साथ शेयर करी, सेम शेयर करी। और अपना सत्संग मैंने ये कह के उस टाइम पॉज कर दिया कि अब आगे मेरी डॉटर की मैरिज भी है,
और मेरी क्लोनोस्कोपी भी है। मतलब आई एम नॉट वेल, मुझे नहीं पता कि अब उस क्लोनोस्कोपी में क्या आएगा, लेकिन जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो मेरे लिए ब्लेसिंग है। क्योंकि हर पल गुरुजी ने मुझे इतने सालों में एक ही बात सिखा दी थी, हालात जो भी हो, शुक्राना और सब्र, इसके अलावा तीसरी कोई दवाई है ही नहीं दुनिया में। तो जब मैं घर में भी थी, इतनी तकलीफ में भी थी, तब भी शुक्राना कर रही थी, और जब शुक्राना सत्संग आया तब भी ये सेवा मैंने होल्ड पे डाल दी कि अब जो भी क्लोनोस्कोपी होगी, जो भी रिजल्ट्स होंगे, वो गुरुजी के ऊपर। 3 अप्रैल के बाद फिर मेरी तबीयत जब दोबारा खराब हुई, हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ना था, तो हम फिर दोबारा बीएलके में मुझे एडमिट कराया गया। डॉक्टर ने क्लोनोस्कोपी की और मेरा वो बहुत बड़ा फ्लेयर अप था, कोलाइटिस का ही, 6 ग्रेड तक मेरा कोलाइटिस जा चुका था। तो डॉक्टर्स ने कहा कुछ नहीं कहा जा सकता, एक इंटेंसाइन, या तो इनको बायोलॉजिकल्स पे भी जाना पड़ सकता है, इनकी सर्जरी पे भी जाना पड़ सकता है, और पहले हम स्टार्ट जो करेंगे, हम माइल्ड स्टेरॉइड से करेंगे। अगर वो स्टेरॉइड से फर्क पड़ गया, शुरू हो गया, तो आपकी किस्मत, नहीं तो आगे आगे की जर्नी हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन चांसेस बहुत कम है कि इतने टाइम का पेशेंट जो कि इसमें रिवाइव कर जाए स्टेरॉइड्स में। पहली बात तो ये, डॉक्टर्स को शक था कि वो कोलाइटिस इतने सालों में कैंसर का वो हो चुका होगा, गुरुजी ने वहां तक तो जाने ही नहीं दिया, बात ही खत्म। और जो उन्होंने मुझे सेकेंड लाइफ ब्लेस की, उन्होंने बहुत माइल्ड से स्टेरॉइड्स से मुझे धीरे 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 फर्क ऊपर नीचे करके पड़ना शुरू हो गया। और अब आते हैं 20 जुलाई 2024, जब मेरी डॉटर की मैरिज थी। हम लोग बहुत डर रहे थे कि हमें शायद ये डेट पोस्टपोन करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा। इन बिटवीन सिर्फ एक बार इतनी बीमारी में गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। तब वहां पर ज्यादा अंदर नहीं जा पाई क्योंकि मेरी हालात नहीं थी। मैंने बाहर से ही प्रार्थना करी कि गुरुजी मेहर करो। गुरुजी ने मेरी डॉटर की शादी में हर जगह मेरे अंग संग रहे, हर एक एक चीज गुरुजी के चरण शरण में ही हुई, गुरुजी की दया में हुई। उस टाइम ऐसे ही लग रहा था कि संता के कारज आप कलोया, हर काम करावन आया राम। एक अलग सी डिवाइन एनर्जी उसमें फ्लो कर रही थी। और गुरुजी ने मेरा उस दिन का होल्ड किया हुआ सत्संग 3 अप्रैल 2024 का आज कंप्लीट करवाया, उसी सेम प्लेटफॉर्म पे। गुरुजी ने मुझे दोबारा लाइव ब्लेस की, मेरी डॉटर का अपने घर में बहुत सुखी सांदी भेजा। नाउ शी इज हैप्पीली मैरिड। और आगे भी गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करते रहे और ऐसे ही अपनी सेवा बख्शते रहे। और गुरुजी ने बहुत 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 ब्लेसिंग है संगत जी, जब आप बिल्कुल सब कुछ सरेंडर कर देते हो ना गुरुजी पे, बिल्कुल कुछ भी मांगे बिना सिर्फ उनको मानना शुरू कर देते हो, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जो अप्स डाउन आ रहे हैं, जब आपने उन पे छोड़ दिया और सच्चे मन से उनका हाथ पकड़ लिया, तो वो कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ते। हम हैं उंगली छोड़ के इधर उधर भाग जाएंगे, लेकिन वो आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ते। गुरुजी से जुड़ने के बाद हमें शुक्राना, सबसे पहले जो गुरुजी सिखाते हैं शुक्राना। मेरे जैसे ना शुक्रे इंसान को जो हर छोटी छोटी चीज से घबरा जाता था, गुरुजी ने शुक्राना सिखा दिया। जितने भी वर्स सर्कमस्टेंसेस आए, गुरुजी ने शुक्राना सिखाया। सब्र करना सिखा देते हैं, नम्रता सिखा देते हैं, और आपकी सोल को इतना स्ट्रेंथफुल कर देते हैं कि आप हर किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए वो रहते हो। आज के लिए गुरुजी इतनी ही सेवा परवान करना। थैंक यू सारी संगत को जिन्होंने इतने प्यार से सत्संग सुना, और बीच में कुछ कनेक्टिविटी का इशू रहा, उसके लिए सॉरी गुरुजी। लेकिन जाते टाइम मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी हमारे एसेट्स हैं, वो ये नहीं है कि हमने कितना धन कमाया, हमने कितना क्या किया, कितने एसेट जमा किए। एसेट्स ये हैं कि हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स कितनी मिली। जैसे हम ना रहेंगे तुम ना रहोगे, रह जाएगी निशानियां। ये सत्संग, ये शुक्राना सत्संग ही हमारी निशानियां हैं, जो आने वाली जनरेशन्स को, आने वाली संगत को राह दिखाएंगी कि कैसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं और कैसे ही हम उन ब्लेसिंग्स को रैलिश कर सकते हैं। और गुरुजी आपके चरणों में जीवन आपने ही दिया है, इसको संभालोगे भी आप। टोटली सरेंडर टू यू। और अगर मेरे से कोई भी सत्संग करते हुए कोई भूल चूक हो, उसको क्षमा करना गुरुजी, और अपनी सेवा ऐसे ही बख्शते रहना। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी।